तब मैंने कहा कि एक बात बताओ कि आप इनको क्रांतिकारी बोल रहे हो और कह रहे हो कि इनको नेपाल की आर्मी में अब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। अरे हमने आज़ाद हिंद फौज वालों को नहीं की यार, जो भी है वो गलती थी हमारी। और यहाँ पे ये लुटेरे, एक्सटॉर्शनिस्ट, गुंडे, बदमाश, आप देखो, आर्मी केवल बंदूक से नहीं बनती है। आर्मी का एक रैलिंग पॉइंट होता है, एक झंडा, आपका निशान। उस निशान से जिसका जितना इमोशनल अटैचमेंट होगा, अपने मुल्क से जिसका जितना इमोशनल अटैचमेंट होगा, जिसके पास जितने अच्छे संस्कार होंगे, जिसके पास जितना अच्छा चरित्र होगा, वही एक अच्छा सेनानी बन सकता है। ये गुंडे मवाली नहीं, जो कि जितने ये नॉन कम्युनिस्ट है उनकी लाखों की संख्या में इन्होंने जान ली। तो मैंने उस दिन पूछा, मैंने कहा कि एक बात बताओ कि इनको क्रांतिकारी बोलते हो क्योंकि इन्होंने लाल झंडा ले लिया। और मैं हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानियों से भी यही पूछ रहा हूं कि तुम ये अंग्रेजी बोलने वाले, ये जितने ये गुंडे बदमाश, ये हैं अपना कमीज खुद फाड़ने वाले लोग, इनको जो इतने रिस्पेक्टेबिलिटी देते हो क्योंकि अंग्रेजी ये बोलते हैं, तो फिर आप मधेसी लिबरेशन टाइगर्स को क्यों नहीं आप देते? 20% हिस्सा जो है एरिया वाइज में, 20 से 25% एरिया, वो अगर काठमांडू ईस्ट वेस्ट, नेपाल का ईस्ट वेस्ट हाईवे कर दे तो एक वो हॉरिजेंटल डिवाइडिंग लाइन है और नीचे पूरा तराई का रीजन है, मधेश है। अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स इन तराई। उनकी अपनी मांग है, उनका अपना बिल्कुल एक अलग जियो पॉलिटिक्स है। वो भारत की तरफ ज्यादा देखते हैं वो। तो मैंने कहा कि उनका जो मधेसी लिबरेशन टाइगर्स जो है, उनको आप क्यों नहीं लेते फौज में? उनकी डिमांड भी थी। लेकिन ये हिंदुस्तान में हमारे जो कुछ इंटेलेक्चुअल, जो ये जिसको कहते हैं, क्या मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, जो ये इंटेलेक्चुअल फ्रॉड्स जो हैं, इन लोगों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया था कि कोई भी गुंडा वो लाल झंडा ले ले, हाथ में चाकू ले ले, वो क्रांतिकारी बन जाता है। और अगर वो अंग्रेजी बोलता है वो गुंडा, वो उसका नेता। ज्योति बासु के भाई, ये देखो स्कॉच पीता है ज्योति बासु, ये आप कम्युनिस्टों से सुनोगे, वो स्कॉच पीता है, वो क्या धोती पहनता है, क्या ड्रेसअप करता है। और वो बुद्धदेव भट्टाचार्य, अरे ही स्मोक्स ओनली 555। इस मानसिकता से हम लोग ग्रसित थे। तो हमने जिसको बिठाया, आप उसको भुगत लो। दूसरी बात आपने कही, आपने एक ये भी कहा कि ये हमारे लिए ये बफर का काम किया है। बिल्कुल भैया, दुनिया में एकमात्र हिंदू देश नेपाल ने डिक्लेयर किया, और आज से नहीं, उनको कोई, जो मोनार्की थी उनको कोई शक नहीं था उसमें। पहली बात आपको मालूम है, तिब्बत में ये फ्रांसीसियन मिशनरीज जो थे वो पहले एक्टिव थे। उनको जब मार के भगाया गया वहाँ से, जब मार के भगाया गया तो वो आए नेपाल में कुछ दिन इनको रहने का इनको परमिशन मिल गया। फिर एक राजा आया, इनको मार के भगाया तो ये आ गए बेतिया, और फिर बेतिया के महाराज ने इनको कुछ जगह वगह दी। और अब आज भी आप देखेंगे कि बिहार के बेतिया में काफ़ी मतलब इनके इंस्टीट्यूशंस वगैरह वहाँ पर ये चलते हैं। लेकिन उस समय भी एंटी कन्वर्जन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग थे।
और माओवादियों को लाने का जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये षड्यंत्र था, ये पूरे ये जो क्रांति के पीछे में, उसमें इस षड्यंत्र के पीछे ये जो कुछ ये आपके वेस्टर्न वर्ल्ड के कुछ ताकतें हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं जब काठमांडू में घूम रहा था, एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे, ये सब इनको हथियार से और पैसे से इनकी मदद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ये आएंगे और ये बस कन्वर्जन, उसके बाद ये जो एंटी कन्वर्जन जो लॉ था वो उसको हटा देंगे और उसके बाद धड़ाधड़ कन्वर्जन होगा। आपको मालूम है जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला तो गोरखा रेजिमेंट्स में हिंदुस्तानी ऑफिसर नहीं होता था। समझ रहे मेरी बात? गोरखा रेजिमेंट्स में हिंदुस्तानी ऑफिसर नहीं होता था। फिर एक आज़ादी के बाद एक ट्राइपाइट एग्रीमेंट हुआ ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो उस ट्राइपाइट एग्रीमेंट में ये निर्णय लिया गया, जो राजा थे वहाँ नेपाल के, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके यहाँ आप कुछ हिस्सा आप ले लो। तो ब्रिटेन के यहाँ कुछ चली गई फौज और बाकी जो बल्क फौज थी वो हमारे यहाँ चली आई, जितने गोरखा रेजिमेंट्स थे। लेकिन एक ही शर्त में नेपाल के राजा ने माना, वो शर्त था कि ये कभी भी ये हिंदुओं पर गोली नहीं चलाएंगे। ये पहलू, इतिहास का पहलू बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये इसी शर्त पे ये अपनी सेवाएं देंगे कि ये इनको कभी भी इनको ये नहीं कहा जाएगा कि हिंदुओं पर गोली चलाओ। हमने उसको स्वीकार किया। तो नेपाल एक फिजिकल ही बफर नहीं था, एक आइडियोलॉजिकल बफर भी रहा है। और वो आइडियोलॉजिकल बफर था, वो हिंदुइज्म पे प्रेडिकेटेड था। और आपने इन गुंडे मवालियों को लाके ये बैठा दिया यहां पे। और बैठा के अभी ओली कैसे बना प्रधानमंत्री? ये तो ओवरग्राउंड था। ये तो कहता था कि नहीं 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 नहीं, ये माओवादी, ये हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है। माओवादियों ने जंगल से रास्ता तैयार किया इनके लिए। साहब मैं आपको एक बताता हूँ, एक दिल्ली में एक सेमिनार हो रहा था, आज से 7-8 साल पहले की बात है। एक सेमिनार हो रहा था, तो उस सेमिनार में मुझे याद है कि एक फॉर्मर आर्मी चीफ वहाँ पे आए हुए थे नेपाल के, मंगत कटवाल, ठीक है। और उनका जो माओवादियों का उस समय लीडर था पुन, वो भी बैठा हुआ था। और हमको कटवाल साहब ने एक बात बोला था। उन्होंने कहा था कि, और पुन को बोला कि अरे हम तो चाहते तो तुमको कब का ख़त्म कर दिए होते। एक पर्टिकुलर जगह है होलेरी, कहाँ पे, वहाँ पे पूरी नेपाल आर्मी ने इनको घेर लिया था। और फिर वहाँ के राजा ने इनको बोला कि छोड़ दो इनको, ये अपने ही लोग हैं। कहा वो हमसे सबसे बड़ी गलती हुई थी, वो सबसे बड़ी गलती हुई थी। हमने तुमको अपना समझा और आज तुमने देखो क्या कर दिया है। और तब हम लोगों की तरफ देख के जनरल साहब ने ये बोला कि ये गलती आप मत करना। आज आपको ये बात महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आपका देश बड़ा है, यू हैव ए स्पेस टू ट्रेड। लेकिन नेपाल के पास वो स्पेस नहीं था ट्रेड करने के लिए। और देखिए, तो उस रास्ते से गया और ये ओली और ये सारे लोग वहां पर आके बैठ गए वहां पे। तो आज जो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वो तो हमको तब सोचना चाहिए था। अपने हित में भाई, आपने एक चरित्र था उस देश का।
वो तो आपकी तरफ देख रहे थे। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, वो तो आपकी तरफ देख रहे थे। और आप देखिए, वही बात नहीं थी। आप देखिए, ये नक्शा देखिए, मैं कुछ साल पहले ये नक्शा का स्वरूप भी बदलता रहता है। ये मैंने कई 1.5 दशक पहले ये नक्शा बनाया था। ये देखिए, ये जो आप देखें डॉट डॉट वाला, ये नॉर्थ ईस्ट का ये ट्रबल एरिया, जो ट्रबल्ड एरिया आप देख रहे हैं, ये आज बहुत अच्छी हालत में है। अगर कोई हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया मोदी सरकार की अगर के दौरान अगर कोई सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ जिसको बोलते हैं अच्छी खबर है, वो पूरे नॉर्थ ईस्ट से है। जिस तरह से इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन हुआ है आज नेपाल में, जितेंद्र जी, लोग कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ है, आपको मैं बताऊं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ है। वो खबर तो छपती नहीं है, अच्छी खबर छपती नहीं है कभी। हमारे ये म्यांमार से एक प्लेन लोड इंसर्जेंट्स का म्यांमार से इंडिया में आया, आपको मालूम है? इम्फाल में 1 प्लेन लोड ऑफ इंसर्जेंट्स। डोभाल साहब ने इसको पर्सनली सुपरवाइज किया था। और ये पूरे एरिया में जो मणिपुर और असम और उसमें और भी कई जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके कम से कम 2 दर्जन जो लीडरशिप है वो यहाँ पर आके ये बोडोलैंड के और आपके असम के और मणिपुर के, नागालैंड के, उनको लाया गया यहाँ पे। ये हमको म्यांमार से कोऑपरेशन मिल रहा है, इस कंट्री से हमको कोऑपरेशन मिल रहा है। लेकिन आप नेपाल का देखें, ये देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया है, यही वो कॉरिडोर है तिरुपति टू पशुपति। नहीं, मैं कह रहा था कि ये जो मैंने नक्शा बनाया था वो समय, वो देखिए, उस समय माओवादी यहाँ पे बहुत एक्टिव थे नेपाल में। इनकी हमारे माओवादियों से इनकी पूरी सांठगांठ थी। और ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर जो है, ये तिरुपति से पशुपति तक इनके आपस में काफ़ी इनका कोऑर्डिनेशन था, लेन देन था इनका। और इस चीज़ के बावजूद इस चीज़ के बावजूद, ये रेड कॉरिडोर के एक्टिव होने के बावजूद, आपने कोई मदद नहीं की नेपाल सरकार की ताकि ये माओवादियों को खत्म कर सकें।